जब से ईबीसीएल का पेपर हुआ है मुझे लगातार बच्चों के कॉल्स आ रहे हैं कि सर प्लीज ये गाइड कर दीजिए कि कॉर्पोरेट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग के पेपर को कैसे तैयार करें, किस टॉपिक को पहले रिवाइज करें, किस टॉपिक को बाद में रिवाइज करें, किस चैप्टर पर ज्यादा फोकस करें, किस चैप्टर पर कम भी फोकस करेंगे चलेगा। इस तरह के सवाल बच्चे मुझसे पूछ रहे हैं। पहले तो मैं इन सबके जवाब फोन पे ही दे रहा था, पर जब कॉल्स ज्यादा आने लगी तो मुझे लगा इसका वीडियो बना के ही यूट्यूब पर अपलोड कर देता हूं, ताकि जो ये बच्चे सवाल नहीं भी कर रहे पर जानना चाहते हैं उनको भी बेनिफिट हो जाए, और जो बच्चे परेशान हैं उनकी परेशानी थोड़ी सी कम हो जाए। लेकिन एक डिस्क्लेमर मैं देना चाहूंगा, मैं आज जो भी बातें बोलूंगा वो पास्ट में जो 4 अटेम्प्ट हुए हैं, आपको पता है ना, पहला अटेम्प्ट एमसीक्यू पैटर्न पर दिसंबर 19 में हुआ था, फिर दूसरा अटेम्प्ट दिसंबर 20 में हुआ था क्योंकि जून 20 में कोविड की वजह से एग्जाम कैंसिल हुए थे, तीसरा अटेम्प्ट जून 21, फिर चौथा अटेम्प्ट दिसंबर 21, और परसों 7 जून 2022 मंगलवार को 5वां अटेम्प्ट है जो एमसीक्यू पैटर्न पर होगा। ठीक, तो मैं अभी जितनी बातें बोलूंगा पास्ट में जो 4 अटेम्प्ट हुए हैं उसमें जो पैटर्न मैंने ऑब्जर्व किया उसको दिमाग में रखते हुए बोलूंगा। परसों मंगलवार को पेपर में क्या आएगा, कौन से चैप्टर से कितने क्वेश्चन आएंगे, ना मैं जानता हूं ना आप जानते हैं, ये आपको परसों ही पता लगेगा। तो ये एक डिस्क्लेमर मेरा देना जरूरी है। ठीक है, चलिए अब हम जानते हैं कि हमारे सिलेबस में कई सारे पहले तो प्रैक्टिकल चैप्टर्स हैं, और प्रैक्टिकल चैप्टर्स ही होते हैं जो ज्यादा वक्त लेते हैं रिविजन करने में, मतलब रिवाइज करने में ज्यादा वक्त लेते हैं। प्रैक्टिकल चैप्टर्स वैसे हमारे सिलेबस में कई सारे हैं, बट मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि पहले आप ये 5 प्रैक्टिकल चैप्टर्स रिवाइज कीजिएगा। कौन कौन से, इशू ऑफ शेयर्स, रेशियो एनालिसिस, मार्जिनल कॉस्टिंग, बजटरी कंट्रोल और डिबेंचर्स। क्योंकि इन 5 चैप्टर्स को आप पहले रिवाइज कर लेते हैं तो आपका 30% से ऊपर का वेटेज लगभग तैयार हो जाता है। मैं फिर से बोलूंगा, प्रैक्टिकल चैप्टर्स और भी हैं, लेकिन मैं कह रहा हूं कि पहले ये 5 रिवाइज करने पर आप देखेंगे लगभग 30% से ऊपर का वेटेज रेडी है। जैसे कि दिसंबर 21 में इन 5 चैप्टर्स में से 38 एमसीक्यू पूछे गए, 38। जून 21 में 31 पूछे गए, दिसंबर 19 में भी 31 पूछे गए। एक एक्सेप्शन है बस दिसंबर 2020, इस अटेम्प्ट में 22 क्वेश्चन पूछे गए इन 5 चैप्टर से। वैसे आप देखोगे 30+ का वेटेज है। दिसंबर 20 में ऐसा क्या हो गया था, इस अटेम्प्ट में ना इंस्टीट्यूट ने बम छोड़ा था, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के नाम का बम छोड़ा था। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स का वेटेज वैसे 5 से 10 नंबर तक के बीच में जनरली रहता है, लेकिन इस अटेम्प्ट में इंस्टीट्यूट ने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से 20+ क्वेश्चंस पूछ डाले। अब आप जरा सोचें, जब किसी एक चैप्टर को इंस्टीट्यूट ओवर प्ले करेगा तो बाकियों को तो अंडर प्ले करना ही पड़ेगा, बाकियों से तो कम क्वेश्चन आएंगे ही ऑफ कोर्स, जब किसी एक चैप्टर से मैं ज्यादा पूछ लूंगा। क्योंकि इस अटेम्प्ट में एएस को बहुत ज्यादा वेटेज दे दिया गया तो बाकियों का वेटेज ऑटोमेटिकली कम हो गया। लेकिन मैं कहूंगा ये एक एक्सेप्शनल ईयर हो जाएगा। नॉर्मली जो मैं देख रहा हूं वो क्या हो रहा है, 30+ का वेटेज इन 5 चैप्टर्स में से है। अब मैं ध्यान रखें, ये नहीं कह रहा हूं कि बाकी के प्रैक्टिकल चैप्टर्स छोड़ने हैं, और भी कई सारे प्रैक्टिकल चैप्टर्स हैं। अंडरराइटिंग है, रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स है, कंसोलिडेशन है, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल है, वैल्यूएशन ऑफ शेयर है, ईसॉप है, और भी बहुत सारे टॉपिक हैं। लेकिन वो सारे प्रैक्टिकल चैप्टर्स सीक्वेंसिंग में बाद में रख रहे हैं, पहले ये 5 रिवाइज कर लेंगे तो आपका वेटेज ठीक ठाक बन जाएगा, 30+ का वेटेज रहेगा। ठीक है, पहले ये कर लेना रिवाइज। इसके बाद कुछ थियरी टॉपिक रिवाइज कर लेना। थियरी टॉपिक्स में कौन कौन से, अब थियरी टॉपिक भी कई सारे हैं, लेकिन उसमें से कुछ थियरी टॉपिक ऐसे हैं जिसका इनपुट आउटपुट रेशियो बहुत बेहतर है। इनपुट आउटपुट रेशियो का मतलब, अब मैंने ऊपर कंसोलिडेशन क्यों नहीं रखा, क्योंकि कंसोलिडेशन में हमें 10 क्लासेस लगती हैं, मतलब लेंदी टॉपिक है। ओल्ड सिलेबस में कभी डिस्क्रिप्टिव पैटर्न था तो बड़ा फेवरेट चैप्टर रहता था, हर अटेम्प्ट में क्वेश्चन आता था। लेकिन एमसीक्यू पैटर्न में इंस्टीट्यूट ने अभी तक इज्जत नहीं दी है, हो सकता है परसों बहुत अच्छी इज्जत मिल जाए, लेकिन अभी तक 10 क्लासेस का रिवाइज करने के बाद मैक्सिमम अभी तक जो 5 क्वेश्चन पूछे इंस्टीट्यूट ने, पिछले अटेम्प्ट में 2 ही पूछे थे सिर्फ, एक बार 3 भी आए। लेकिन सोचो इनपुट ज्यादा है लेकिन आउटपुट रेशियो जो है वो बहुत वीक है, मतलब एफर्ट लगाओ लेकिन रिवॉर्ड कम मिल रहा है। लेकिन ये जो थियोरेटिकल टॉपिक्स हैं ये ऐसे टॉपिक्स हैं जिनका इनपुट आउटपुट रेशियो बहुत बेहतर है। अब कॉस्ट ऑडिट हमें 2 क्लासेस भी नहीं लगी पूरी और खत्म है, 2 मतलब जल्दी रिवाइज हो जाएगा आपसे। और देखो वेटेज देखो, 4 एमसीक्यू, 4 एमसीक्यू। सोचो कंसोलिडेशन की 10 क्लासेस रिवाइज करने के बाद अगर 4 एमसीक्यू आए, इसकी 2 क्लासेस से कम, 1.5 क्लास में खत्म हो गया था, उसको रिवाइज करने पे 4 एमसीक्यू आते तो किसकी इनपुट आउटपुट रेशियो बेहतर हुई? 3, 4, 2 ठीक ठाक वेटेज है। कारो में तो पक्का इस बार क्वेश्चन पूछा जाएगा, अमेंडमेंट है। कारो 2020 का अमेंडेड वीडियो मैंने यूट्यूब पर भी अपलोड किया था, 2 क्लासेस में रिकॉर्ड हुआ था, मैंने दोनों कंबाइन करके यूट्यूब पे डाल दी थी।
अब सोचो 2 क्लासेस का कॉन्सेप्ट और एमसीक्यू की आप कंसिस्टेंसी देखिए, लगातार 2 आ रहे थे, पिछले में सिर्फ 1 आया, वैसे लगातार 2 मार्क्स की वेटेज थी। 2 क्लासेस 2 मार्क्स, कोई खराब नहीं है, वेटेज बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं। और इस बार तो अमेंडमेंट है, इसलिए ज्यादा वेटेज हो सकता है कि 2 से 4 के बीच में एमसीक्यू आप देख सकते हैं। बाय बैक, वैसे कहने को ये प्रैक्टिकल चैप्टर है, पर मैंने थियोरेटिकल में इसलिए रखा क्योंकि इस प्रैक्टिकल चैप्टर से ज्यादातर थियोरेटिकल एमसीक्यू आता है। पर आप देखिए पिछले 2 अटेम्प्ट से लगातार 5-5 क्वेश्चंस, ज्यादा बड़ा टॉपिक है भी नहीं, 5-5 क्वेश्चंस कम नहीं होते। और मैंने तो जो कराया, मैं तो आपको यहां तक गाइड करूंगा। आपने कंपनी लॉ में भी बायबैक पढ़ा होगा, आपने सिक्योरिटी लॉ में भी बायबैक की सेबी रेगुलेशंस पढ़ी होंगी। मैं तो कहूंगा कि वहां जो नोट्स बने ना, वो भी एक बार रीड कर जाइएगा। मैंने तो सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखवा दिया आपको, लेकिन कंपनी लॉ और सिक्योरिटी लॉ में जो बायबैक आपने पढ़ रखा है वो भी जरूर रिवाइज कर जाएगा। 5-5 नंबर का वेटेज कम नहीं होता। एक ही बार बस दिसंबर 20 में एक एमसीक्यू आया और ये 3 नंबर भी कम नहीं होता। इस बार एक क्यों आया ये, क्योंकि यहां पर एएस का वेटेज ज्यादा था। सीएसआर मात्र 15 से 20 मिनट के अंदर रिवाइज कर लोगे आप। कंपनी लॉ में भी आपने पढ़ रखा है सेक्शन 135, और एक भी ऐसा अटेम्प्ट नहीं किया जब सीएसआर से क्वेश्चन ना आया हो, चाहे एक ही सही। अरे 15 मिनट में रिवाइज हो जाएगा। आपको मेनली जो जनरली क्वेश्चन हम देखते हैं वो लिमिट्स में से आ जाता है कि किस किस पर सीएसआर एप्लीकेबल है, या वो कितना सीएसआर, वो 2% वाला जो क्राइटेरिया उस पर आ जाता है। तो 15 से 20 मिनट के अंदर आप रिवाइज कर लोगे, और 1 या 2 जो भी है एमसीक्यू आपके पक्के। अब ध्यान रखें, मैं यहां पर इसमें से कुछ तो सिर्फ एक चैप्टर का टॉपिक है, पूरा चैप्टर भी नहीं कह रहा मैं आपको। जैसे कि कॉर्पोरेट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, कॉर्पोरेट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के अंदर ही कारो भी आता है, कॉर्पोरेट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में कॉर्पोरेट गवर्नेंस भी आता है, और भी कई टॉपिक हैं उसमें, वैल्यू एडेड स्टेटमेंट, ईवीए, वो भी सब करने हैं। सीक्वेंसिंग में पहले ये निपटा लेना। मैं वो पूरा चैप्टर नहीं, उसमें से एक टॉपिक की बात कर रहा हूं कि वो कितना रिलेवेंस रखता है। कॉर्पोरेट गवर्नेंस देखो क्या कंसिस्टेंसी, 2-2-3, एक बार एक आया, छोटा सा कॉन्सेप्ट है, फटाफट रिवाइज हो जाएगा। उसके अलावा हमारा एक टॉपिक है ओवरव्यू ऑफ कॉस्ट, जिसमें हम कॉस्ट शीट और जो बेसिक्स ऑफ कॉस्ट पढ़ते हैं, उससे भी ठीक ठाक नंबर ऑफ एमसीक्यू आ जाते हैं। इंट्रोडक्शन टू फाइनेंशियल अकाउंटिंग, तो बेसिकली 11th क्लास की अकाउंट्स के कॉन्सेप्ट हमने देखे थे, जैसे कि जर्नल क्या होता है, लेजर, ट्रायल बैलेंस, सब्सिडरी बुक्स, ये सब बातें देखी थी। इससे भी लगातार अच्छे एमसीक्यू आते हैं। और हमने एक शेड्यूल 3 के नाम से टॉपिक पढ़ा था, और स्टडी मैट में वो इंट्रोडक्शन टू कॉर्पोरेट अकाउंटिंग के नाम से है। वैसे हमने शेड्यूल 3 के नाम से टॉपिक पढ़ा था, उससे भी आप देख रहे हैं ठीक ठाक वेटेज रहता है। अगर हम सीक्वेंस में ये थियरी टॉपिक्स पहले रिवाइज कर लेते हैं, तो आप देखिए ये कुछ ही थियरी टॉपिक पढ़ के हमारा लगभग 20 के आसपास का वेटेज रेडी है। 3 अटेम्प्ट में तो 20 से ऊपर ही है। तो सोचो 5 प्रैक्टिकल चैप्टर और ये कुछ थियरी टॉपिक्स, अगर इनका कंबाइंड वेटेज देखोगे तो 50 से 60 नंबर तक के बीच में आपने रिवीजन कर लिया। अब रिमेनिंग सिलेबस में भी कैसे करना है वो बता रहा हूं, लेकिन उससे पहले आप ये सोचें कितना बड़ा हेडेक खत्म कि 50 से 60 नंबर के बीच में आप रिवाइज कर चुके हैं। अब रिमेनिंग टॉपिक अब बड़े सारे हैं, जैसे कि वैल्यूएशन है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स है, कंसोलिडेशन है, वैल्यूएशन ऑफ ये अपना रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स है, अंडर राइटिंग है, एमआईएस है, कॉर्पोरेट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के रिमेनिंग टॉपिक है जैसे ईवीए, वैल्यू एडेड स्टेटमेंट्स, फाइनेंशियल स्टेटमेंट इंटरप्रिटेशन के कई सारे टॉपिक्स बचे हैं। अभी बहुत सारा सिलेबस है। तो अब सोचो वो बाकी का पूरा सिलेबस सिर्फ कितने मार्क्स कैरी कर रहा है, 40 के आसपास, जो कि बहुत बड़ा है। तो अब उसको कैसे हैंडल करना है। इन सारे बचे हुए टॉपिक्स में भी पहले आप करेंगे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स और दूसरा वैल्यूएशन। रिमेनिंग टॉपिक्स में पहले आप किसको करना, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को डील करना। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स की एप्लीकेबिलिटी में अमेंडमेंट आई है, 2 एमसीक्यू आने की पॉसिबिलिटी है। एप्लीकेबिलिटी ऑफ एस, इसका भी वीडियो मैंने यूट्यूब पे डाला हुआ है, एप्लीकेबिलिटी ऑफ एस का अमेंडेड डाला हुआ है। अब उसमें चेंज किस में आया, एक तो एसएमसी की डेफिनेशन में चेंज आया, और दूसरा नॉन कॉर्पोरेट एंटिटीज जो है पहले 3 लेवल हुआ करते थे, अब 4 लेवल हो चुके हैं, और उनके एग्जेम्पशन भी बदली हैं। तो इसमें से आपको 2 एमसीक्यू शायद देखने को मिले जो एप्लीकेबिलिटी ऑफ एस है। ठीक है, तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आप रिमेनिंग टॉपिक्स में पहले रिवाइज करना। वेटेज आप देख ही रहे हो अच्छा खासा है। और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स में जो है क्या क्या आएगा, मैंने बताया एएस तो करना है, इंड एएस भी है, और साथ में नेशनल एंड इंटरनेशनल अकाउंटिंग अथॉरिटीज है। उसके बाद उठाना वैल्यूएशन को। वैल्यूएशन में क्या क्या आता है, गुडविल, वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स, एएस 26, एएस 20 वगैरह भी वैल्यूएशन का हिस्सा मानते हैं एज पर स्टडी मैट।
इसको मैंने ऊपर वाले टॉपिक्स में क्यों नहीं लिया? आपको लगेगा सर वेटेज तो ठीक ठाक है, ऊपर ही लेते हैं इसको। ऊपर इसलिए नहीं लिया क्योंकि इसका इनपुट आउटपुट रेशियो उन टॉपिक से थोड़ा सा वीक है। मतलब यहां पर एफर्ट ज्यादा है, रिवॉर्ड उनके मुकाबले में कम है। मैंने फिर भी बोल रहा हूं, छोड़ना तो कुछ है नहीं ना, करना तो सब कुछ है, बस सीक्वेंस की बात है ना, सीक्वेंस ये फॉलो कर लेना। तो वैल्यूएशन करना। और एक सजेशन और दूंगा यहां पर, हमारे इंस्टीट्यूट ने सीएमए के पेपर में एक कुछ कॉन्सेप्ट ना एफएम के भी आते हैं। कॉस्ट ऑफ कैपिटल हम एक एफएम में बहुत अच्छे से पढ़ते हैं नहीं, तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल के खासकर सीएपीएम मॉडल को यहां पे रिवाइज करके चले जाना। सीएपीएम मॉडल का जनरली क्वेश्चन आ जाता है, और वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल डब्ल्यूएसीसी का बेसिक क्वेश्चन कभी कभी एक आध पूछ लेता है। मैं फिर से बोल रहा हूं, वैल्यूएशन के साथ साथ यहां पर अगर हो सके, भाई एफएम का पेपर भी तो बाद में दोगे ही ना आप, तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल अगर टाइम हो तो रिवाइज पूरा कर लेना, टाइम ना हो तो आप एटलीस्ट सीएपीएम तो जरूर देख जाना, आरएफ प्लस बीटा मल्टीप्लाइड बाय आरएम माइनस आरएफ, और वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल डब्ल्यूएसीसी की एक बेसिक सी कैलकुलेशन देख लेना। हालांकि वो हमने देखी भी थी जब हमने ईवीए को डिस्कस किया था, वहां पर डब्ल्यूएसीसी हमने निकाला भी था, यहां भी निकाला था, पर एफएम में तो डिटेल में हम करते ही। और अब जितने टॉपिक्स बचे वो अपनी मर्जी से, अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंगली, अपने कस्टमाइज सीक्वेंस में रिवाइज करना। इतना भी अगर आप सीक्वेंस में रिवाइज करते हो तो वेटेज देखिए आप क्या है, नॉट बैड। तो फिर फाइनली क्या करना है, पहले वो 5 टॉपिक रिवाइज करना, उसके बाद ये थ्योरेटिकल टॉपिक्स रिवाइज करना, उसके बाद वैल्यूएशन और एएस रिवाइज करना, और फिर फाइनली जितने टॉपिक्स बचे हैं उसमें अपने मर्जी से जो सीक्वेंस फॉलो करना हो कर लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और एक बात और, क्योंकि अगर आप सिंगल ग्रुप वाले बच्चे हैं, मान लो आपके पास तो इनफ टाइम था बीच में, अगर आपको अपने हिसाब से चलना हो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपके पास बहुत टाइम है, आपको ये सीक्वेंस फॉलो करने की जरूरत नहीं है। जनरली ये सीक्वेंस कौन फॉलो करेगा? 2 ग्रुप वाले बच्चे, उनके पास जो है टाइम कम होगा। अगर आपके पास टाइम है, आप अपने हिसाब से भी चल सकते हैं, अपना कस्टमाइज वे में चल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये नहीं सोचना कि सर ने बोला है तो ऐसे ही करना ना, ऐसा जरूरी नहीं है, बिल्कुल जरूरी नहीं है। और आप इवन ये भी करना चाहें, कई बार क्या होता है कि जब मैं प्रैक्टिकल रिवाइज करता हूं तो प्रैक्टिकल चैप्टर थोड़ा सा वक्त लेते हैं, तो जब मैं 5 चैप्टर रिवाइज करूं और उसमें बहुत ज्यादा वक्त लग जाता है तो साइकोलॉजिकल दबाव पड़ता है। तो वो दबाव ना पड़े, आप ये भी कर सकते हो कि पहले छोटे छोटे टॉपिक रिवाइज कर लिए, पहले कॉस्ट ऑडिट रिवाइज कर लिया, कारो रिवाइज कर लिया, और भी जितने थ्योरेटिकल छोटे टॉपिक्स हैं वो रिवाइज कर लिए, और या फिर बैलेंस, एक बड़ा टॉपिक रिवाइज किया, कुछ छोटे टॉपिक रिवाइज किए, फिर एक बड़ा टॉपिक रिवाइज किया, फिर कुछ छोटे टॉपिक रिवाइज किए। आप ये भी सीक्वेंस फॉलो कर सकते हो ताकि एक साइकोलॉजिकल भी आपको एक एज मिले कि हाँ सब ठीक चल रहा है, मैं ठीक से सब रिवाइज कर लूंगा। ठीक है, तो विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स, बहुत अच्छे से अपने पेपर देना और अच्छा स्कोर करना। थैंक यू सो वेरी मच, टेक केयर।